हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे हीट और वर्क के बारे में। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि हीट और वर्क का इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि हीट और वर्क होता क्या है। हीट और वर्क जो है दोनों के दोनों एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे सिस्टम में इतना वर्क है या इतना हीट है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे सिस्टम में 5 किलो जूल हीट है, जो कि गलत है। 5 किलो जूल वर्क है, जो कि गलत है, क्योंकि किसी सिस्टम में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें वर्क और हीट किसी सिस्टम में इतना है, या वर्क इन और ऑफ अ सिस्टम आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है उसमें हीट और वर्क एनर्जी नहीं होती है। ये क्या होती हैं? ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैं। ये क्या है? इट कैन बी ट्रांसफर इफ देर इज एनी बाउंड्री प्रेजेंट और इफ देर इज सम इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहां पे हमारे पास क्या है? हीट एंड वर्क क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है जिसको हम सिस्टम में स्टोर करें या फिर पुट कर सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तरीके हैं कि किसी सिस्टम से सराउंडिंग में कैसे एनर्जी भेजी जाए, या किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उस बाउंड्री के अक्रॉस कैसे हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रही है कि जब भी हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, सो देयर इज सम नीड ऑफ दैट बाउंड्री across which the energy will be supplied, and most importantly that energy will be heat and work, because these are the energies which we can transfer. तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक बाउंड्री जरूरत है, क्योंकि आपको किसी सिस्टम पे अगर फोर्स अगर आप दे रहे हैं और आप चाहते हैं वो वर्क करे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने उसकी बाउंड्री को टच कर रखा है, उसके आउटर सरफेस को टच कर रखा है। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई आपको हीट ट्रांसफर करनी है, तो आपको उसके सिस्टम के बाउंड्री के आर पार आपको उसको हीट को भेजना पड़ेगा। तो वो हमारा जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? बाउंड्री फेनोमेना कहलाएगा। इसीलिए दोनों की दोनों क्या है? बाउंड्री फेनोमेना है। ठीक है, बाउंड्री फेनोमेना है। ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि हम किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें हीट और वर्क इतना है। वो एनर्जी के तरीके हैं, ये तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और तीसरी चीज ये बाउंड्री फेनोमेना है, क्योंकि एनर्जी जब भी ट्रांसफर होती है तो वो बाउंड्री के माध्यम से होती है, और एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस करके उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब वो एनर्जी जो स्टोर होती है, तो वो कौन सी एनर्जी होती होगी? जब हीट और वर्क एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो हीट एंड वर्क तो हमने कहा कि ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। तो जो भी मेरा सिस्टम है, अब उसमें कौन सी एनर्जी ऐसी है जो स्टोर हो सकती है, जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे सिस्टम में इतनी किलोजूल एनर्जी है। तो जो किलोजूल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? क्योंकि हीट और वर्क तो हो नहीं रहा स्टोर, वो सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। तो जो वो एनर्जी आती है वो है आपकी उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले एनर्जी, फिर हम देखते हैं क्या है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जिसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। और एक एनर्जी जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो एग्जिस्ट तभी करती हैं जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वो हो जाती है हमारे पास ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? वो हो जाती है ट्रांजिट एनर्जी। अब जो ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये क्या है? स्टोर्ड एनर्जी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होती है, क्योंकि एक तो पार्ट होता है क्लासिकली जिसमें हम डिफाइन करते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड। दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम उसे स्टैटिस्टिकली या माइक्रोस्कोपिकली कहें, जब हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं, या एनर्जी जो प्रेजेंट रहती है वो माइक्रोस्कोपिकली रहती है किसी सिस्टम में। तो मैक्रोस्कोपिक में आपके पास दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम में पोजेस वो एनर्जी जो उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, जो उस मास के वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है या वेलोसिटी देती है उसे कुछ। तो जो भी उस सिस्टम में एनर्जी रहेगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इफ द मास वी हैव इज मूविंग एंड दैट वेलोसिटी ऑफ मास इज helping to do some work, that is our kinetic energy.
नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द मास और द सिस्टम इज मूविंग एट सम वेलोसिटी टू डू सम वर्क। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो हमारे पास मास है, जो भी हमारे पास मास है, अगर मैं उस मास को किसी ग्राउंड लेवल से, ये मेरे पास कुछ ग्राउंड लेवल है यहां पे, और इस ग्राउंड लेवल से अगर मैं इस मास को कुछ हाइट रेज करता हूं, लेट्स से मैं इतनी हाइट रेज करता हूं, तो ये सिस्टम कुछ अपने अंदर एनर्जी रखेगा, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दें तो ग्रेविटी के कारण ये वापस आएगा। तो ये कुछ ना कुछ अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जब हम किसी मास को उठा रहे हैं, वो हमारी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और हम सिंपली कह भी सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड इन अ सिस्टम व्हेन रेज्ड अबव द ग्राउंड लेवल। तो ये तो हमने पढ़ा कि किसी मास की क्या एनर्जी है। अगर हम बात करें मास का मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एनर्जी है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम किसी मास के एनर्जी को तभी डिस्क्राइब कर पाएंगे जब हम माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड को जानते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी होगी? ये तो मास की एनर्जी है। अगर वो वेलोसिटी से जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो कुछ हाइट अबव है किसी ग्राउंड लेवल से तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। बट अगर मास के अंदर प्रेजेंट कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें भी कुछ एनर्जी होती होगी, और वो एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी क्या है? जो किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके मोशन का कारण है, या उनके रैंडम मोशन का कारण है अगर गैस है, या फिर आप ये कहें कि किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट एनर्जी जो होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। और ये माइक्रोस्कोपिकली डिफाइन होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी होने के कारण ये क्या है? एक इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, और इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिकली ही डिफाइन कर पाते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या? तो हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट एनर्जी है। तो सिस्टम के अंदर क्या क्या एनर्जी है? ये भी अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड करती है। बट इस टाइम जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। अभी हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़े। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता होगा काइनेटिक एनर्जी में? तो ये 3 पार्ट में होता है। या तो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, या फिर ऐसे कुछ कहें आप, ऐसे कुछ रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास कौन सी हो गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट विल बी अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ही हेल्प करेगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा है ये एनर्जी भी, तो रोटेशनल एनर्जी। दूसरा हमारे पास हो सकता है कुछ इस तरीके की मॉलिक्यूल हैं और वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दैट विल बी अवर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में प्रेजेंट है। तो सॉलिड में कैसे होता है काइनेटिक एनर्जी? सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके मेनली वो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स से होती है। और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसकी तरह एक्ट करता है? एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है, जो कि उनको वाइब्रेशन देता है एक दूसरे को। तो जो यहाँ पर जो सॉलिड में मेनली दिखी जाती है, हालांकि और जगह भी होगी फ्लूइड में प्रेजेंट, बट सॉलिड में ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहें, वो ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है? एक दूसरे में वाइब्रेशन होगा और उसके कारण फर्दर आपका एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह आपका एनर्जी जाएगी। ये इंटरनल एनर्जी का जो दूसरा पार्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और ये आता है जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। किसके कारण? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होगा? एक दूसरे मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अगर ये किसी वेलोसिटी से कहीं भी जा रहा है तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, और वो हमारा हिस्सेदारी होती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये तो इंटरनल एनर्जी रही, जो कि 2 पार्ट में हमने बताई। बट इंटरनल एनर्जी और भी होती है। कुछ केमिकल एनर्जी इसमें हो सकती है, न्यूट्रॉन स्पिन इसमें एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन इसमें एनर्जी हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी अपने आप में काफी सारी एनर्जी को कवर करके चलती है, बट मेनली इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हम इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो भी हमारे पास सिस्टम है उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हीट और वर्क तो रहेगा नहीं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी सिस्टम में? उस सिस्टम की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है ना।
उस सिस्टम की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है ना, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की। और अगर हम बोलें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेशनरी है, ग्राउंड पे रखा है, हाइट भी उसकी जीरो है, ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल है, तो स्टेशनरी होने के कारण उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, दैट मींस इट विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, बिकॉज हमारे पास जो ग्रेविटी है वो हमने नेग्लिजिबल ली है, लगभग जीरो के आसपास ली है। इसीलिए जो एनर्जी है इस कंडीशन में वो किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो कई बार हम देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम ई को यू के इक्वल लिखते हैं। तो जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हमारे पास सिस्टम स्टेशनरी होता है, इसीलिए हम कई बार इंटरनल एनर्जी को किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, और इस इंटरनल एनर्जी में क्या क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा, इसी में हमारे पास केमिकल एनर्जी होगी, इसी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसी में ही पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड सो ऑन। तो ये तो रहा हमारे पास कि टोटल एनर्जी क्या होगी। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांजिट एनर्जी था ये क्या 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 था। एक तो था ये हीट और दूसरा था वर्क, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर हो सकती हैं, ये एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए हमने इनको अलग से सेपरेटली पढ़ा। इसको हमने कहा ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और इनके लिए बाउंड्री का होना जरूरी है। इसलिए ये दोनों की दोनों क्या है, बाउंड्री फेनोमेना है, बिकॉज किसी भी चीज, किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए आपको बाउंड्री चाहिए होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि वर्क क्या होता है। अगर हम मैकेनिक्स की वे में वर्क को समझें तो किसी सिस्टम में जो फोर्स है, अगर उस फोर्स को लगाने पर सिस्टम उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस करता है तो वो हमारा मैकेनिक्स की वे में वर्क कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी वर्क। तो ये तो हमारे पास सिंपल टर्म्स में वर्क रहा। बट अगर हम, ये तो हमने समझा मैकेनिक्स की वे में, अगर हम कहें कि थर्मोडायनेमिकली हम कैसे वर्क को समझाएंगे, तो पहला एक तरीका ये है वर्क को समझाने का, ठीक है, जो एक नॉर्मल तरीका है कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम है, लेट्स से ये एक मेरा कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और जो ये पिस्टन है इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस फिल है जिसका प्रेशर P1 है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर ये जो P1 है ये बहुत ज़्यादा रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के मॉलिक्यूल इधर की ओर ज़्यादा इसको पुल करेंगे और ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, बिकॉज हायर प्रेशर हमेशा लोअर प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके कारण हायर प्रेशर लोअर प्रेशर की ओर जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क जनरेट होगा। तो ये जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन, वो बोलती है कि वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज सम डिफरेंस ऑफ इंटेंसिव एनर्जी। ठीक है ना, वर्क किसके कारण होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के डिफरेंस के कारण होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंस अगर कहीं पे हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा वर्क। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस यानी कि मेनली यहाँ पे हम प्रेशर को डील करते हैं, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है ना, किसी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का जो डिफरेंस है उससे भी हमारे पास वर्क जनरेट हो सकता है। तो ये हमें फर्स्ट डेफिनेशन से पता चलता है। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है, दूसरा तरीका क्या है वर्क को डिफाइन करने का, कि जो भी हमारे पास सिस्टम है, लेट्स से मेरे पास कोई ये सिस्टम है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है इस टाइम ये है कोई बैटरी, ये बैटरी मेरा सिस्टम है, और इस बैटरी का कोई पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिसको मैंने कनेक्ट करके एक वायर के थ्रू यहां पे एक मोटर लगाया। और जब मैं ये मोटर लगाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क मिलता है, और उस वर्क से मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक वेट को लिफ्ट कर रहा हूं। इस पुली से मैंने एक रोप नीचे की ओर इस पे बांध रखी है और नीचे एक वेट लटकाया है। तो क्या होता है, जैसे जैसे मेरे पास ये वेट जो मैंने लटकाया ये डिस्प्लेस करता है अगर मेरा मोटर घूमता है किसी एक स्पीड से। ठीक है ना, ये मोटर है। तो मेरे पास जो ये सिस्टम है ये मेरे पास इसकी बाउंड्री है, और हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी में रिडक्शन होता है, या फिर जो भी उसका सोल इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है उस सिस्टम का, और उस सोल इफेक्ट के डिक्रीज होने के कारण कहीं सराउंडिंग में कुछ वेट रेज होता है,
तो उसी को हम बोलते हैं वर्क। तो इसीलिए वर्क यहां पे किसको बोलते हैं, वर्क इज द बाउंड्री फेनोमेना और यू कैन से द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच रिड्यूसेस द सोल इफेक्ट ऑफ सिस्टम टू डिस्प्लेस दिस वेट इन सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास किसी सिस्टम में अगर कुछ एनर्जी रिड्यूस हो रही है, कुछ सोल इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, बट जो बाहर की अगर देखें तो वेट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है या वेट जो है रेज होता है, ये हमारा कहलाता है वर्क। बट जरूरी नहीं है जो ये वेट है ये डिस्प्लेस करे, ठीक है। इस सिस्टम की एनर्जी को रिड्यूस करके, सोल इफेक्ट को रिड्यूस करके, अगर ये कहीं सराउंडिंग में किसी वेट को लिफ्ट या किसी वेट को डिस्प्लेस करता है, वो हमारा वर्क कहलाता है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये जरूरी नहीं कि जो ये वेट है ये डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, इसके लिए ये कंडीशन हो सकती थी कि जो मेरे पास ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरीके का होता है कि इस टाइम भी मेरा मोटर घूमता, बट वो इस टाइम किसी एक नॉर्मल किसी फैन को घुमाता। अगर ये किसी फैन को घुमा रहा है तो क्या अभी हमें वर्क मिल रहा है? अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है, बट ये एनर्जी बाहर उतनी ही दे रहा है कि ये किसी उस W वेट वाले मास को उठा पाए। बट यहाँ पे हम मास तो नहीं उठा रहे हैं, पर फिर भी हम क्या बोलते हैं कि उतना वर्क तो जनरेट हो ही रहा था जो इस वेट को डिस्प्लेस कर सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम जो है कुछ ना कुछ वर्क लेके चलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी बाहर जा ही रही है जो उतना ही वर्क कर सकती थी। ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस मोटर की जगह पे अगर मेरे पास इतने मोटर कैपेसिटी वाला इसको मैं रिप्लेस कर देता किसी रेजिस्टेंस से, तो क्या होता, इस बार भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता, बट जो ट्रांसफर होता वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाता और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करता। तो इस रेजिस्टेंस से होने वाली हीट ट्रांसफर से भी क्या हो रहा है, हमें उतना ही वर्क मिल सकता था अगर मैं क्या करता, मोटर लगाता और मोटर पे कुछ वेट लटका देता। तो ये जो तीनों कंडीशन थी इसमें हमें कुछ ना कुछ वर्क मिला, क्योंकि वर्क क्या होता है, कुछ ना कुछ, ये जरूरी नहीं कि वेट को ही रेज या वेट को ही डिस्प्लेस करे तभी हमें वर्क मिलेगा। अगर ये उतनी ही एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है बाहर जितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकता था जितनी एनर्जी में, वो हमारा कहलाता है वर्क। तो जितनी भी एनर्जी हमें इस वेट को लिफ्ट करने के लिए या इस वेट को डिस्प्लेस करने के लिए चाहिए, अगर उतनी एनर्जी हमें सराउंडिंग में भेजी जा रही है तो वो भी हमारा वर्क कहला सकता है। क्लियर? अब एक और कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये पिस्टन है, इसके आगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा और ये जो रोप है यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉलिड होगा, इस सॉलिड से कुछ रोप कनेक्ट है और रोप से यहाँ पे आप अगेन आपके पास एक पुली है और इस नीचे आपने एक वेट लटकाया हुआ है। तो जैसे जैसे गैस का अगर एक्सपेंशन होता है तो ये पिस्टन आगे की ओर जाएगा और ये वेट अगेन डिस्प्लेस करेगा। बट इस टाइम अगर मेरा जो सराउंडिंग है वो इस पूरे को सिस्टम मान करके अगर मैं लेता हूं, क्योंकि ये हमारे हाथ में, हम बाउंड्री क्या ले रहे हैं, ये हमने कोई इमेजिनरी बाउंड्री ली और अब मैं इसको सराउंडिंग मानूं और इसको सिस्टम मानूं, तो इस टाइम अगर आप वर्क देखें तो वो जीरो होगा। बिकॉज वर्क क्या हो रहा है, बाहर किसी सिस्टम की एनर्जी को रिड्यूस नहीं कर रहा, जितनी एनर्जी उसके अंदर है बाउंड्री के अंदर वो एनर्जी उतनी ही है और एनर्जी को बिना रिड्यूस किए कहीं ना कहीं हमें कोई सराउंडिंग में कोई ऐसा खास वेट दिखाई दे रहा है जो डिस्प्लेस हो, तो यहां पे वर्क जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज द बाउंड्री फेनोमेना और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच रिड्यूसेस द सोल इफेक्ट ऑफ सिस्टम टू डिस्प्लेस द वेट इन सराउंडिंग और वेट आउटसाइड द सिस्टम। इस सिस्टम के बाहर हमारे पास कोई वेट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क जीरो होगा। अगर मेरा सिस्टम मैंने इतना माना रहता तो हम बोल सकते थे कि हाँ, सिस्टम के अंदर प्रेजेंट कुछ एनर्जी से सराउंडिंग में कुछ वेट डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए हमारा कुछ ना कुछ वर्क होगा। क्लियर? तो ये सिंपल डेफिनेशन हमारे पास वर्क की थी। अब हम आते हैं हीट क्या होता है। अगर किसी सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में या सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे T2 बहुत कम टेम्परेचर है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, हीट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगी और यही समय होगा जिस टाइम हमारे पास हीट की वो प्रेजेंट होगी, बिकॉज हीट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसी टाइम हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। और समय आप हीट को या वर्क को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बिकॉज वो तभी हमें पता चलते हैं या वो तभी एग्जिस्ट करते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पे भी क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता होगा, जब भी हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर
से लोअर टेम्परेचर की ओर, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दैट मीन्स T1 T2 के इक्वल ना हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और बिटवीन टू सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट है। अब हीट को जब हम ट्रांसफर करते हैं, हम तीन तरीके से ट्रांसफर करते हैं, या तो हम कंडक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है ना, या फिर हम कन्वेक्शन के थ्रू करेंगे, या फिर हम किसी रेडिएशन के थ्रू करेंगे। अगर कंडक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर कन्वेक्शन से कर रहे हैं तो फ्लूइड के जरिए या फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, और अगर रेडिएशन से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू किसी भी मीडियम में, दैट मींस दैट कैन बी वैक्यूम, जिसमें कोई मीडियम ना हो या वैक्यूम हो, वहां पे हम रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीन तरीके हमारे पास होते हैं, और जो हीट होती है वो तीन टाइप की होती है। हीट एक होती है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट वो हीट है, अगर मुझे किसी वाटर का टेम्परेचर राइज करना है अप टू बॉइलिंग, तो मैं उसको जो हीट दूंगा वो सेंसिबल हीट दूंगा, बिकॉज उस समय सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो वाटर होगा वो गैस में नहीं बदलेगा, वो वेपर में नहीं बदलेगा, वो सिर्फ बॉइल तक पहुंचेगा और उसका टेम्परेचर 0 से 100 तक बढ़ेगा। ठीक है, या वाटर कोई नॉर्मल कंडीशन में है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वहां से उसका टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, तो वो हम जो हीट देते हैं वो सेंसिबल हीट है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। बट अगर उस सिस्टम का फेस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फेस चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या हो रहा होगा, अगेन बॉइलिंग के बाद क्या करेगा, वो वेपर फॉर्म में जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगेन फर्दर हीट करने पर जो हम हीट देते हैं वो रहती है लेटेंट हीट, दैट इज अवर लेटेंट हीट, क्योंकि ये फेज चेंज करती है। इस लिक्विड को क्या करेगी, पहले तो हमारे पास सेंसिबल हीट ने क्या किया, इस लिक्विड को लिक्विड में ही रखा बट टेम्परेचर इंक्रीज किया, और इस लेटेंट हीट ने क्या किया, लेटेंट हीट ने इस लिक्विड को वेपर में बदला। और नेक्स्ट हीट होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट वो है किसी भी 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट चाहिए रहती है, जितनी भी हीट सप्लाइड होती है, रिक्वायर होती है, वो हमारा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब अगर आप लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती हैं। लेटेंट हीट एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को पूरा लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट चाहिए रहती है वो हमारा कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो भी हीट चाहिए रहती है लिक्विड को गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में पूरा बदलने के लिए, कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमें हीट और वर्क के बारे में पता चल गया, तो हमारे पास आता है इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी क्या है, जैसे कि हमने कहा दोनों ही जो हैं, हीट ट्रांसफर की बात करें या वर्क ट्रांसफर की बात करें, दोनों क्या है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और एक बाउंड्री फेनोमेना है। और ये क्या है, एक बाउंड्री फेनोमेना है, क्योंकि ये ट्रांसफर होती हैं तो किसी भी सिस्टम में ट्रांसफर होने के लिए बाउंड्री का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये क्या है, दोनों की दोनों बाउंड्री फेनोमेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी सिस्टम में ये नहीं कह सकते कि उसमें 5 किलो जूल हीट है या 10 किलो जूल वर्क है मेरे सिस्टम में। तो अगर आप ऐसा नहीं कह सकते, दैट मीन्स किसी एक फिक्स पॉइंट पे आप इस हीट को और वर्क को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें दे आर नॉट thermodynamic property. Heat and work are not thermodynamic property because वो किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो सकती, और जो पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो सकती वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमेशा किसी एक पॉइंट पे, किसी एक फिक्स टाइम पे डिफाइन हो सकती हैं। और ये फिक्स टाइम पे डिफाइन क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये स्टोर नहीं होती हैं। क्लियर। सेकेंड, इसके बाद है नॉट अ पॉइंट फंक्शन। अगर ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो ये क्या नहीं होंगी, ये पॉइंट फंक्शन नहीं होंगी, और जो बचा ये वो होंगी, ये होती हैं पाथ फंक्शन। आगे हम प्रूफ देखेंगे कि हीट और वर्क क्यों पाथ फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट चीज, जो हीट और वर्क है, ये हमें कब पता चलता है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कहीं पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर संभावना है कि हीट और वर्क है। क्लियर। सो दे एग्जिस्ट ओनली व्हेन एनर्जी इज
transferred from one system to another or from surrounding to system, or you can say from system to surrounding. This is the similarity between them. Now next is the comparison. What is the difference between them? Now this is important for you to know the difference between them. हीट की बात करें और वर्क की बात करें। देखो, अगर मेरे पास मैं हैंड रब कर रहा हूं तो मैं कुछ वर्क दे रहा हूं और उस वर्क से कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है मेरे हैंड रब करने से। बट अगर मैं उतनी ही हीट दूं तो क्या मुझे वर्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हीट क्या है? ये एक लो ग्रेड एनर्जी है। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, बिकॉज मैं पूरी हीट को वर्क में नहीं बदल सकता, बट वर्क को पूरा हीट में बदल सकता हूं, इसलिए ये क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हीट है वो हमेशा क्या होती है, उसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? डिसऑर्डर्ड मोशन होता है। डिसऑर्डर्ड मोशन होता है। डिसऑर्डर्ड मोशन जितना रहेगा उतना ज्यादा किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है, बिकॉज उस सिस्टम की फिर टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो बाहर एनर्जी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ये डिसऑर्डर्ड मोशन क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं उनकी इंटरनल एनर्जी कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। बट अगर वो वही मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं तो हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, अगर सभी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। और ऐसा कब होता है? अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होता है? वो कुछ डिस्प्लेस करती है, तो उस टाइम क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रही है। दैट मीन्स हमने जो भी इसको वर्क दिया वो क्या हुआ, उसके कारण जो मॉलिक्यूल थी उन सबकी डायरेक्शन एक ही रही, सेम रही। तो वर्क क्या है? एक ऑर्डर्ड मोशन है मॉलिक्यूल्स का, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं कि हीट डिसऑर्डर्ड है और वर्क ऑर्डर्ड मोशन है। बिकॉज ऑर्डर्ड मोशन इसलिए है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी जब रहती है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? एक ऑर्डर में है। ठीक है ना, एक ऑर्डर में है, तभी जाके हमें डिस्प्लेसमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है वो स्टेशनरी है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और वो स्टेशनरी है तो तब वहां पे आपको हीट ट्रांसफर देखने को मिल सकता है। बट अगर मेरा सिस्टम स्टेशनरी है तो क्या वहां पे वर्क ट्रांसफर देखने को मिल सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। अगर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसमें वर्क भी नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। तो हम बात करते हैं वर्क के बारे में। किसी एक क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है वर्क? तो मेरे पास ये लेट्स से कोई क्लोज सिस्टम है और इसमें क्या भरी हुई है? कुछ गैस भरी हुई है। तो गैस जब भरी हुई है वो क्या कर रही है? इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रही है, क्योंकि वो हाईली कंप्रेस गैस है और वो इस पिस्टन को कहीं फाइनल स्टेट यहां तक ले आती है। ठीक है ना, तो हम पढ़ रहे हैं अभी वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन होता क्या है। वर्क डन फॉर ए नॉन फ्लो, फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, फॉर ए नॉन फ्लो सिस्टम। तो वर्क क्या होता है किसी नॉन फ्लो सिस्टम के लिए? अगर मेरे पास ये कोई क्लोज सिस्टम है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है पिस्टन की। सेकंड कंडीशन सिस्टम में पिस्टन यहां पे कहीं पहुंच गया और हमने पीवी डायग्राम बनाया अगर, तो क्या होगा? प्रेशर इस एक्सिस में, वॉल्यूम इस एक्सिस में। अगर आप देखें तो पहले प्रेशर ज्यादा था क्योंकि हाईली कंप्रेस गैस थी, और पहली स्टेट में वॉल्यूम जो है वो कम है, वॉल्यूम कहीं V1 है, प्रेशर कहीं P1 है, ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेट होगी। सेकंड क्या हुआ? प्रेशर कुछ ड्रॉप हुआ P2, और V2 क्या हुआ? वॉल्यूम कुछ बढ़ा। प्रेशर ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रेशर था वो धीरे धीरे वर्क में कन्वर्ट हो गया, और एक टाइम आया जब आपका प्रेशर जो है पूरा ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे हम पहुंचे, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा जो कि इंटरमीडिएट स्टेट से बनेगा। ये ए पाथ है, ये इससे मैं इस पाथ से इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच रहा हूँ। पूरे पाथ के लिए वर्क निकालूं और एक ऐसा एलिमेंट लूं, एक छोटा सा एलिमेंट लूं जिसमें मेरे पास, अगर मेरे पास ये सेंटर से मैं पिस्टन की प्लेस को, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरा जो पिस्टन है वो यहां से लेकर यहां तक मूव करता है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस मूव करता है। तो उस टाइम अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी क्या रहेंगी हमारे पास? लेट्स से वो A to B पोजीशन मूव कर रहा है, ये हमारे पास A है और ये B है।
वो बहुत कम पोजीशन मूव कर रहा है और उस समय हमारे पास जो है वो लगभग प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज हम ये बहुत छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं अपने कर्व पे, बहुत स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है ना, बहुत छोटे टाइम के लिए है। तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से हम स्टेप लेते हैं कि जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस कर्व का बहुत छोटा पार्ट होगा जिसमें ये एक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा। दैट मींस ये कर्व जो होगा ये लाइन की तरह दिखाई दे रहा होगा। अब हमने क्या करा कि जो ये हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया, इसके लिए हम अगर वर्क निकालें तो वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, वर्क इज इक्वल्स टू, ठीक है, वर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स अगर मैं छोटा सा dw निकालूं इस स्मॉल एलिमेंट के लिए तो वो क्या निकलेगा, dw निकलेगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ये जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया जिसमें हम मानते हैं कि जो वॉल्यूम है हमारा वो dv कुछ डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बिकॉज ये क्या है a इंटू dx और ये होगा स्मॉल वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो ये हमारा निकला dw। अगर मैं पूरा w निकालूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए जो w निकला वो क्या निकला, जस्ट p इंटू dv निकला। दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज वर्क। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो भी हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रिप थी उसके अंदर का एरिया जो वॉल्यूम पे पड़ रहा है उसने क्या किया, हमें वर्क दिया। सो दैट मीन्स अगर मैं पूरे के लिए निकालूं, पूरे 1 से 2 के लिए निकालूं, जैसे मैं dw निकालूं 1 से 2 के लिए, तो हमारे पास पूरे कर्व का या फिर आप कहें पूरे सिस्टम का वर्क निकल जाएगा। और वो जो वर्क होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो इस एरिया से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जो स्मॉल स्ट्रिप से जो वर्क निकला वो p इंटू dv था, जो इस रेक्टेंगल का एरिया था। और वो जो एरिया था वो स्मॉल स्ट्रिप का पूरा नीचे का एरिया था, वॉल्यूम पे पड़ने वाला एरिया था। तो इसीलिए इस 1 से 2 प्रोसेस के लिए भी जो वॉल्यूम पे पड़ने वाला एरिया है वो हमारा क्या होगा, पूरा वर्क डन होगा इस सिस्टम से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हमारे पास कोई दो प्रॉपर्टी मेनली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारे पास प्रोसेस होगी 1 से 2, उसके अंडर जो भी एरिया आएगा जो वो हमारा वर्क कहलाएगा। क्लियर। सो एरिया अंडर द कर्व हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व किसमें, पीवी डायग्राम में, इन पीवी डायग्राम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय दैट सिस्टम। तो यहां से हम एक और चीज कंक्लूड कर पाते हैं कि अगर हम पीवी के बीच में डायग्राम बना रहे हैं और हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट तक जाना है, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम ऐसे जाएं, दूसरा तरीका है कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे पाथ बन सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ए और बी पाथ क्या है, ए के नीचे अंडर का जितना भी वर्क होगा वो उसके एरिया से रिप्रेजेंट होगा, और इस बी के लिए जितना भी, इस बी प्रोसेस के लिए जितना भी वर्क होगा वो इसके एरिया से रिप्रेजेंट होगा, बी से होने वाला वर्क। क्लियर। तो बी से होने वाला वर्क आपका क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि जो वर्क हमें मिल रहा है ए प्रोसेस से बोलें तो वो क्या है, या फिर हम लिखें 1A2, वो क्या है, इक्वल नहीं है 1B2 के, बिकॉज यहां पे क्या है, जो भी हमारे पास प्रोसेस है उसके अंडर जो भी वॉल्यूम पे एरिया पड़ता है वो हमारा कहलाता है, वो हमारा वर्क कहलाता है। और दोनों के लिए डिफरेंट एरिया होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट वर्क होगा, जिसके कारण क्या होगा, अगर आप देखें तो ये क्या है, वर्क क्या हो जाएगी, एक पाथ फंक्शन होगा, क्योंकि ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है बजाय कि इस पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, एक पाथ फंक्शन हो गया। क्यों पाथ फंक्शन हो गया, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका पाथ बदल रहा है, प्रोसेस अगर ऐसे कुछ हो जाती तो इसके अंदर एरिया बदल जाता। तो जब अंडर एरिया बदल रहा है प्रोसेस के या पाथ के बदलने से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो वर्क है वो पाथ फंक्शन कहलाता है। दैट मीन्स ये पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, और पॉइंट फंक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो वर्क और हीट है, हीट के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर आप हीट में देखें तो हीट में आप क्या बनाते हैं, T और S के बीच में या T
एस की जगह पे आपका कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि मास पे डिपेंड करेगी। उसके बीच में बनने वाला जो भी डायग्राम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर आप हीट के लिए, इस पूरी प्रोसेस के लिए हीट निकालते हैं 1 से 2 के लिए, तो वो क्या होती है, जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है ये कुछ x भी हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे टी डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये वर्क को भी, हीट को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट और वर्क हैं वो दोनों ही क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरमीडिएट स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स उस प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है, उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम इन्हें पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारे पास रहा, दोनों पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये तो था क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है। तो ये था हमारा क्लोज सिस्टम। और एक और चीज अगर आप देखें तो जो हमारा ये जो पीडीवी हमने निकाला था, ये जो हमने पीडीवी निकाला था, ये जो पीडीवी था ये था रिवर्सिबल के लिए। बिकॉज जो हम यहाँ पे प्रोसेस लेते हैं वो हमेशा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, जिसमें कि हर एक पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम बोलते हैं इसको। और रिवर्सिबल प्रोसेस ये अगर है तो इसमें क्या होगा, जो भी हीट रिजेक्शन होगा वो जीरो होगा। तो इसी चक्कर में कि कुछ हीट रिजेक्शन ना हो, बिकॉज हम यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क निकालना है। हम नहीं चाहते कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ हीट में भी चले जाए, जिसके कारण हम वर्क की कैलकुलेशन से कुछ रिड्यूस करना पड़े, क्योंकि फिर हमें वर्क से कुछ माइनस करना पड़ता। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को इंक्लूड ना करने के लिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं, जो कि हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। और इसी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे कहीं पे dW=PdV, तो हमेशा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहेगा। अब हम ओपन सिस्टम के लिए कैसे निकालते हैं, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारे पास ओपन सिस्टम होता है, लेट्स से मेरे पास कोई एयर कंप्रेशर है, तो इसमें क्या होता है, लो प्रेशर से आने वाली एयर को हाई प्रेशर से भेज दिया जाता है, लो प्रेशर से आने वाली एयर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम वर्क थ्रू मोटर या कैसे भी। तो वर्क जब आप करते हैं उससे आपका जो लो प्रेशर एयर थी वो हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ओपन सिस्टम में या एयर कंप्रेशन में अगर आप एक चीज देखें तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जब भी आपको अगर कभी भी ओपन सिस्टम के लिए वर्क मिलता है तो वो क्या होता है, वो प्लॉट होता है प्रेशर पे, प्रेशर एक्सिस पे। अभी तक वॉल्यूम पे हुआ था, क्योंकि जो अभी तक जो हमारा पिस्टन था अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, और यहाँ पे किस में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर हो रहा है। दैट मीन्स इस टाइम जो चेंज हम देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, प्रेशर एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो जो भी हमारे पास प्रोसेस रहेगी उसको हम प्लॉट करेंगे इस प्रेशर एक्सिस में। अब जो हमारे पास जो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो कहलाएगा वर्क, और वो कितना होगा, वो होगा VdP इंटीग्रेशन माइनस में, क्योंकि ये जो इस टाइम जो हम वर्क दे रहे हैं, जैसे कि आप एयर कंप्रेशर या फिर ओपन सिस्टम में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे वर्क देना पड़ रहा है इस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए ये जो वर्क है ये हम नेगेटिव लेते हैं।